हाय एवरीवन, दिस इज योर क्लास 6, राइट। क्लास 6 है आज आपकी। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं कि रिवर्सल्स कैसे होते हैं, रिवर्सल्स आइडेंटिफाई कैसे करने हैं। मतलब रिवर्सल देखिए, हम लोगों ने कल पढ़ा था, एक ब्रेकआउट होता है, राइट। रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है। ओके, रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है किसी कैंडल से। सेम वे जब भी पुल बैक होता है किसी भी स्टॉक में, सब बिफोर सपोर्ट या बिफोर रेजिस्टेंस कोई कैंडल से पुल बैक होता है, मतलब आपका ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन वहां पे रिवर्स हो जाता है। रेजिस्टेंस से पहले या सपोर्ट से पहले स्टॉक रिवर्स हो जाता है, उसे पुल बैक कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे अच्छा, जिन्हें टाइम नहीं होता है जिनके पास, मैं उनके लिए बता देती हूँ, पुल बैक ट्रेडर बनना इज द बेस्ट वे। जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए स्पेशली। ये पुल बैक ट्रेडिंग होता क्या है? बिफोर रिवर्सल आपको स्टॉक लेना होता है, रिवर्सल के पास आपको स्टॉक लेना होता है, आराम से होल्ड करना है। 4-5 दिन तक होल्ड करा जाता है ये स्टॉक, और आपको हमेशा उससे काफी अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लेकिन ये स्टॉक लेने के लिए आपको 3:15 PM पे मार्केट में आना पड़ेगा। जब BTST लेते हो ना 3:15 बजे, उसके साथ ही आपको रिवर्सल का स्टॉक भी लेना है। अब ये रिवर्सल का स्टॉक लेते वक्त आपको कैसे ढूंढना है, उसके लिए स्कैनर है हमारे पास। अगर स्कैनर से नहीं ढूंढना है, स्कैनर से सर्च नहीं करना है आपको, तो ये इंडिकेटर के बेसिस पे भी सर्च किया जाता है, ये कैलकुलेशंस के बेसिस पे भी करा जाता है। हम लोग दोनों मेथड करेंगे। जिन्हें इंडिकेटर से करना है वो इंडिकेटर से करे, जिन्हें स्कैनर से करना है वो कैलकुलेशन से करना है वो कैलकुलेशन से करे। देखिए, हमेशा याद रखिए, आप आज तक आरएसआई यूज करते थे, राइट। बहुत सारे लोगों ने आरएसआई तो यूज किया है होगा। अब आरएसआई आपको क्या बताता है? ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन बताता है, राइट। ओवरसोल्ड मतलब काम से ज्यादा सेलिंग हुई है स्टॉक में, और ओवरबॉट मतलब काम से ज्यादा बाइंग हुई है, बाइंग ज्यादा होती है। सेम वे सप्लाई एंड डिमांड जोन जो होता है, क्या होता है? सप्लाई ज्यादा हुआ तो क्या होता है? प्राइसेस गिरना स्टार्ट होती है, राइट। जब हम लोग देखते हैं कि पेट्रोल ज्यादा आ गया मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल का एग्जाम्पल लेते, सबको गर्ल्स बॉयज सबको पता होता है, पेट्रोल अगर मार्केट में ज्यादा आ गया, काम से ज्यादा उसका सप्लाई हो गया, तो उसकी प्राइस कम रहती है, राइट। अगर उसका डिमांड ज्यादा हुआ तो प्राइस भी बढ़ेगी, राइट। डिमांड ज्यादा हुआ तो प्राइस भी बढ़ेगी। तो इसी वे से अगर कोई भी स्टॉक अगर आपका काम से ज्यादा आता है, मतलब ज्यादा बॉट किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो ओवरबॉट जोन में चला जाता है। काम से ज्यादा सब लोगों ने खरीद लिया, तो वो बाद में करेक्ट भी होगा। राघवेंद्र सर कल कहाँ गए थे? अनम्यूट करने के लिए सर्च कर रही थी, ठीक है। चलिए, अब ज्वाइन कर रहे हो, अब यहाँ पे ध्यान दो। देखिए, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड दो जोन्स होते हैं। जैसे मैंने कहा, कल भी बताया था, हर एक इंडिकेटर का ड्रॉबैक होता है, तो आरएसआई का भी ड्रॉबैक्स है। आरएसआई भी कभी कभी लेट लेवल्स दिखाता है। तो हमेशा ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन आइडेंटिफाई करने के लिए, हम लोग रिवर्सल सर्च करने के लिए, हम लोग इस केस में स्टोचस्टिक आरएसआई यूज करेंगे। ये मुझे थोड़ा सा प्रीवियसली रिजल्ट देता है। आरएसआई जैसा ही है, लेकिन आरएसआई से थोड़े जल्दी रिजल्ट देगा। ये आपका स्टोचस्टिक आरएसआई। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉच इंडिकेटर ऑफ यूएसए एंड आरएसआई। स्टोचस्टिक आरएसआई इसे कहा जाता है। ये दो इंडिकेटर का ऑलरेडी कॉम्बिनेशन बना हुआ है मार्केट में। अब ये मुझे हमेशा दो चीजें हमेशा बताएगा, इसका ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन। अगर ये बिलो 20 होता है तो स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में होता है, जहां पे इंस्टीट्यूट्स बाय करती है, जहां पे बड़े बड़े ट्रेडर्स बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। मैं ये भी आगे पढ़ाने वाली हूँ कि इंस्टीट्यूट्स कहाँ पे बाय करती है स्टॉक्स को। तो हम लोग क्या करेंगे, जब स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है ना, तब बाय करना स्टार्ट करेंगे, तब उसे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, हर एक स्टॉक 3 से 4 फेजेस से गुजरता है। एक होता है एक्यूमुलेशन जोन, सेकंड होता है रीएक्यूमुलेशन जोन, थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन जोन, और फोर्थ होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन जोन। हमारे लिए दो ही इंपॉर्टेंट है, एक एक्यूमुलेशन जोन, एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन। अभी एक्यूमुलेशन जोन क्या होता है, हमेशा याद रखिए, एक्यूमुलेशन जोन में जब भी स्टॉक आता है, तब हमें उसे बाय कर लेना चाहिए। भले ही वो आप पिरामिडिंग करो, छोटी छोटी क्वांटिटी बाय करो। देखिए, इंस्टीट्यूट्स भी कभी भी एक साथ बाय नहीं करती है स्टॉक। अगर वो एक साथ बाय करेंगे ना स्टॉक, स्टॉक में क्या होगा, सडनली एक बड़ा सा मूव आएगा, बाद में स्टॉक करेक्ट होना स्टार्ट होगा। इसीलिए इंस्टीट्यूट्स को कभी भी अलाउड नहीं होता है कि वो एक साथ बड़ी 1000-2000 क्वांटिटीज बाय करे। इंस्टीट्यूट्स हमारे जैसी छोटी छोटी 100-200 क्वांटिटीज बाय नहीं करते हैं।
वो लैक्स में शेयर्स लेते हैं, लैक्स करोड़ में अपने शेयर्स उठाते हैं मार्केट से। तो उन्हें क्या करना होता है, मार्केट का रूल है, वो एक ही साथ इतनी बड़ी ऑर्डर नहीं डालते हैं। आपने अगर काइट का ट्यूटोरियल देखा होगा तो वहां पे मैंने एक ऑर्डर लाइन बताया है, आइसबर्ग ऑर्डर। वो क्या करते हैं, आइसबर्ग ऑर्डर का मीनिंग होता है उन्हें स्टॉक तो 1 करोड़ लेने हैं, 1 करोड़ लेने हैं, तो ये एक साथ ऑर्डर नहीं डाल सकते। तो उन्हें क्या करना होता है, छोटी छोटी ऑर्डर्स का लेग्स बनाने होते हैं। अगर उनको 1 लाख स्टॉक लेने हैं तो वो 10 या 100 उसके लेग्स बनाएंगे, मतलब हर एक ऑर्डर में उनकी छोटी छोटी क्वांटिटीज आती जाएगी। अब ये कब आती है, हमेशा याद रखिए, ये जब आती है ना, तो तब उस वक्त मार्केट एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में होता है। मार्केट नीचे तो रहता है, ओवरसोल्ड जोन में तो रहता है, लेकिन एक साइडवेज कंसोलिडेशन में विद चॉपी वॉल्यूम रहता है। चॉपी वॉल्यूम का मीनिंग होता है कि उसी रेंज में बार बार आपका स्टॉक या आपका प्राइस उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। प्राइस भी कंसोलिडेट करेगा, आपका वॉल्यूम भी कंसोलिडेट करेगा। इतना क्लियर है। एक्युमुलेशन फेज होता है ओवरसोल्ड जोन में। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करना है ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा याद रखिए स्टॉक दो ही फेजेस मेन होते हैं, एक होता है एक्युमुलेशन फेज, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। हम लोग हमेशा एक्युमुलेशन फेज में स्टॉक को लेने की ट्राई करेंगे कि हमें एक्युमुलेशन फेज में ही स्टॉक मिल जाए। जब ये एक्युमुलेशन फेज में स्टॉक मिलता है ना, हमेशा याद रखिए ये स्टॉक आपको थोड़ा सा वेट करवाएगा जरूर। आपका टारगेट आने तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये स्टॉक आपको सबसे अच्छे रिवॉर्ड्स देके जाएगा। आपने पीएफसी जो लिया था ना, एक्यूमुलेशन फेज में लिया था, आपके ग्रुप में जो पीएफसी वाला स्टॉक आया था ना, वो एक्यूमुलेशन फेज में लिया था हम लोगों ने। अब ऐसे स्टॉक्स जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो एक काम करेंगे, हमारे एक्यूमुलेशन जोन से स्टॉक लेंगे और उसे 2-3 दिन तक वेट करके उसमें उसमें टारगेट आ ही जाता है, तब उसे बेच देंगे। अब ये एक्यूमुलेशन फेज हमेशा याद रखिए ओवरसोल्ड जोन के पास होता है। ओवरसोल्ड जोन क्या होता है, आरएसआई का ओवरसोल्ड जोन बिलो 30 होता है, लेकिन स्टोचस्टिक आरएसआई का ओवरसोल्ड जोन बिलो 20 होता है। ओवरसोल्ड जोन कब बनेगा, स्टोचस्टिक आरएसआई का बिलो 20। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, बिलो 20 अगर किसी भी स्टॉक का ओवरसोल्ड जोन है तो वहां पे आपका स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में होता है, और वहां पे छोटी छोटी क्वांटिटी में इंस्टीट्यूट बाय करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज दिखा देती हूँ। कल मैंने आप लोगों को ये दिखाया था कि हमें ये कैसे करना है, आपके रिवर्सल कैसे देखे जाते हैं। किसी को फिर से दिखाना है रिवर्सल, कि मैंने 2 लाइंस दिखाए थे, एक पुल बैक था, एक रेजिस्टेंस था, वो नहीं ना दिखाना। सब लोगों को क्लियर है? यस प्रवीण वडेकर सर, क्लियर है वो वाली चीज? चलिए ओके, मैं अभी कंसिडर कर रही हूँ कि आपको पुल बैक का मीनिंग पता है, ठीक है। मैंने कल भी बताया था, अगर नहीं पता है तो एक बार कल की फर्स्ट 5 मिनट की रिकॉर्डिंग एक बार रिपीट कर लेना। देखिए ये जो स्टॉक है, कोई भी स्टॉक अगर डाउन साइड आता है, कोई भी स्टॉक अगर डाउन साइड आता है और वो वहां पे अगर चॉपी मार्केट के साथ आपका वॉल्यूम एक ही रेंज में काम कर रहा है, ये देखिए आपका प्राइस और वॉल्यूम भी चॉपी है, तो इस ऐसे केसेस में मोस्ट ऑफ द केस माना जाता है कि ये स्टॉक अब इंस्टीट्यूट छोटा छोटा बाइंग बना रही है। इनमें इंस्टीट्यूट छोटी छोटी बाइंग बना रही है, तो ये क्या होगा, आपके ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन जोन आ रहा है। स्टॉक्स एक्यूमुलेट किया जा रहा है, एक्यूमुलेट करने का मीनिंग होता है छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करते जाना। अब देखिए जब भी ये बाइंग होती है, इंस्टीट्यूट्स अपनी बाइंग एक साथ नहीं बनाते हैं। जैसे मैंने कहा इंस्टीट्यूट्स को भी एनएससी इंडिया अपना बाइंग बनाने के लिए एक टाइम देता है, उनको एक लेग्स बना के देता है। क्या आपके अगर 1 लाख स्टॉक्स है तो आप 100 ऑर्डर्स डालो, एक के बाद एक ऑर्डर आपका निकलता जाएगा। तो वो ऑर्डर निकलते वक्त आप देखिए हमेशा मार्केट चौपी रहता है, आपका मार्केट चौपी रहता है, जहां पे बार बार एक ही रेंज में आपका स्टॉक काम करता जाता है। तो हमेशा याद रखिए कोई भी स्टॉक अगर नीचे गिरता है और वो काफी अच्छी कंपनी का स्टॉक है, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स लाइक अगर एलआईसी को कोई स्टॉक्स लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई म्यूचुअल फंड वालों को स्टॉक्स लेने हैं, वो कहाँ पे लेते हैं, वो स्टॉक्स लेते हैं आपके एक्यूमुलेशन जोन में। तो हमेशा याद रखना है स्टॉक के 2 जोन्स होते हैं, स्टॉक के 2 रेंज होते हैं, एक होता है एक्यूमुलेशन फेज, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। हमारे लिए ये 2 ही इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ पे स्टॉक उठाते हैं पता है आपको, ये रीएक्यूमुलेशन जोन में। इसलिए हमें स्टॉक में ज्यादा रिवॉर्ड्स भी नहीं मिलते हैं।
हमेशा याद रखिए, अगर स्टॉक आपका एक्यूमुलेशन जोन में है तो टारगेट आने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट सुशील सर? थोड़ा सा टाइम टारगेट आने में लगता है, लेकिन आपके टारगेट्स फिक्स आ ही जाते हैं। आपको कभी कभी थोड़ा सा 2 से 3 दिन वेट करना पड़ेगा आपका टारगेट आने में, लेकिन जब भी एक्यूमुलेशन जोन में स्टॉक उठाओगे तो आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत कम होती है। यहाँ पे आपकी जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, ये सबसे कम एक्यूमुलेशन जोन में होती है। अगर मार्केट भी ओवरसोल्ड है लेकिन आपको एक स्टॉक रिवर्सल पे मिल रहा है, तभी भी आप बाय कर सकते हो, क्योंकि रिवर्सल सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेशन जोन में दिखते हैं। और ये आपको बताते हैं कि आपका स्टॉक ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी, कि ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। अगर ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है तो क्या होगा, हमेशा वो स्टॉक ऊपर की अच्छे से रैली दिखाता है। वही सेकेंडरी एक्यूमुलेशन जोन, यहाँ पे भी आपका स्टॉक रिवर्ट होता है। कभी कभी री एक्यूमुलेशन जोन में आके स्टॉक रिवर्ट तो हो जाता है, वहां पे क्रॉसओवर्स तो पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिए, यहाँ पे आपको प्राइस रेंज कम मिलता है। अगर नीचे से उठा के आपको अगर ऊपर तक 20-30 रुपीज का प्राइस रेंज मिल रहा है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक, आपके बाइंग प्राइस से टारगेट तक अगर 30 रुपीज का रेंज मिल रहा है, तो आपको रीएक्यूमुलेशन जोन में सिर्फ 10 या 12 रुपए का मिलेगा, 10 से लेकर 20 रुपीज का ही मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है, रीएक्यूमुलेशन जोन में भी ले सकते हो, लेकिन आपको वहां पे प्राइस रेंज कम मिलता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि अगर पेट्रोल ज्यादा आ गया मार्केट में तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, राइट? तो उसका प्राइस कम हो जाएगा तो लोग उसे ज्यादा ये करेंगे। तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है, जहां पे इंस्टीट्यूट्स बेचना स्टार्ट करती है। कोई किसी इंस्टीट्यूट ने समझ लीजिए एक्यूमुलेशन फेज में 1 लाख स्टॉक बाय किए थे। अब इन्होंने जब 1 लाख स्टॉक बाय किए थे और उन्हें अगर 5% का डिस्ट्रीब्यूशन फेज तक उन्हें 5 to 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% के प्रॉफिट के बाद वो रहेंगे 1 लाख पे। 1 लाख स्टॉक्स पे अगर 10% पर स्टॉक प्रॉफिट है, तो राम बाबू सर वो ऑफकोर्स ये करेंगे, अपने स्टॉक्स बेचेंगे, राइट? क्योंकि वो काफी अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। तब भी जब जैसे वो ऑर्डर्स डालते थे, छोटी छोटी बाइंग ऑर्डर्स डालते थे 100-200 लैक्स के हिसाब से, अगर 200 ऑर्डर डालते थे, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी वो अपने ऑर्डर स्टार्ट करेंगे डालना। अब जब ये ऑर्डर स्टार्ट करेंगे ना डालना, तो यहाँ पे भी आपके जो चॉपी मार्केट होगा, एक ही प्राइस रेंज में बार बार मार्केट काम करता जाएगा, और क्या होगा, आपका वॉल्यूम भी यहाँ पे चॉपी होगा। चॉपी मतलब उसी रेंज में वॉल्यूम भी आपका फ्लक्चुएट करता जाएगा, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, ऐसा वॉल्यूम आपका काम करता जाएगा। इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज में कभी कभी रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन ये रिवर्सल अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज वाला रिवर्सल है ना, तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है। कभी कभी यही से रिवर्सल भी दिखता है, कभी से इसका नीचे आना भी दिखता है। तो रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक फेज में स्टॉक ऊपर से गिरना स्टार्ट हुआ है, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज दिख रहा है, तो वहां पे स्टॉक कभी मत उठाना। एक बार एक्यूमुलेशन फेज में उठाया तो चलेगा, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज में स्टॉक को कभी नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेना है, ये याद रखिए, हमेशा याद रखिए। आपको स्टॉक कहाँ पे बाय करना है, एक्यूमुलेशन फेज। ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये आगे पढ़ने वाले हैं। स्टॉक हम लोग बाय करेंगे एक्यूमुलेशन फेज में, बेचेंगे कहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन फेज की तरफ। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, याद रखिए, अगर आप RSI यूज करते हो तो ये थोड़े से स्लोअर सिग्नल देता है, तो आपको RSI 70 और 30 का यूज करना है। 30 के बिलो स्टॉक होना चाहिए, और आपका 70 से ऊपर जाने के बाद आपको स्टॉक बेचना पड़ता है। लेकिन हम लोग स्टॉचिस्टिक RSI से जाएंगे। RSI का मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि काफी लोग मार्केट में RSI यूज करते हैं, हम लोग थोड़ा सा इससे फास्टर स्टॉचिस्टिक RSI यूज करेंगे। अब स्टॉचिस्टिक RSI जब यूज करते हैं ना, तो मुझे देखना है कि एक्यूमुलेशन फेज कितना होना चाहिए, 20 से लेके 30 के रेंज में होना चाहिए। लिख लीजिए, एक्यूमुलेशन फेज में स्टॉक 20 से लेके 30 के अंडर ही होना चाहिए। बिलो 20 हो तो आपको वेट करना पड़ता है, और जिन्हें वेट नहीं करना है तो वो 20 से लेके 30 के बीच का स्टॉचिस्टिक RSI लेंगे। एक्यूमुलेशन फेज में स्टॉचिस्टिक RSI बिटवीन 20 से लेके 30 होना चाहिए, बिटवीन 20 से लेके 30 होना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में अगर अबव 80 जाता है तो समझ लीजिए वो स्टॉक आपका ओवरसोल्ड जोन में है, वो स्टॉक आपका ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। ओके, इतना क्लियर है? और ये तो चीज आपको पता ही है, ये मैंने कल बताया है, इसलिए मैं इसमें डीप में नहीं गई कि कहाँ पे पुल बैक कहाँ पे होता है, पुल बैक या रिवर्सल कहाँ पे होता है, सपोर्ट के ऊपर से
सपोर्ट के ऊपर से एटलीस्ट ग्रीन कैंडल 1 बनेगी तो आप रिवर्सल कंसिडर करोगे। रेड कैंडल होगी तो वो रिवर्सल नहीं कंसिडर किया जाता। रेड कैंडल कहाँ पे देखेंगे? रेजिस्टेंस के पुल बैक के पास देखेंगे। अब मुझे इतना बता दीजिए, इतना क्लियर है? अब देखिए, ये जब भी होता है आपका, हमेशा जो मैंने स्टोचस्टिक आरएसआई का रेंज बताया है वो हमें कैसे पता चलेगा? ये सिर्फ आरएसआई मैंने आपको पता होने के लिए लगाया है कि कोई बिगनर है उसे पता नहीं होगा, तो आरएसआई का मैंने यहाँ पे लेवल्स लिख के रखे हैं, किसे भी देख सकते हो। लेकिन इससे फास्टेस्ट मूविंग आपको देता है आपका स्टोचस्टिक आरएसआई। अब देखिए, यहाँ पे आरएसआई के जैसे ही यहाँ पे भी दो फेजेस होते हैं। आपका एक होता है ओवरबॉट जोन और एक होता है ओवरसोल्ड जोन। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पेट्रोल का, वैसे ही आपका नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल लो। मुझे लास्ट बैच में एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम ऑनियन का एग्जांपल लो, राइट? ऑनियन के प्राइजेस हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, राइट? आप उसे भी कंसिडर कर सकते हो कि अगर आपका ऑनियन काम से ज्यादा मार्केट में ज्यादा आ गया तो उसके प्राइजेस गिरते हैं, राइट? अगर आपका लैग हो गया, उसका डिमांड अगर कम हो गया, आपका सॉरी सप्लाई कम हो गया तो क्या होता है? प्राइजेस बढ़ते हैं। तो हमेशा ये ओवरबॉट ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन होते हैं। हर एक चीज के ये ओवरबॉट सप्लाई एंड डिमांड जोन के सेम ही होता है आपका ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन। अब ये ओवरसोल्ड जोन क्या है? काम से ज्यादा स्टॉक में सेलिंग हो गई है, काम से ज्यादा सेलिंग हो गई है, अब स्टॉक एक रेंज में आ गया है तो उसे ओवरसोल्ड जोन कहा जाता है। अगर कभी भी ओवरसोल्ड जोन में रिवर्सल मिलता है, कोई भी इंडाइसेस हो आपका या फिर आपका कोई भी आपका ये हो स्टॉक हो, ओवरसोल्ड जोन में आपको स्टॉक बाय करना होता है। ओवरसोल्ड जोन में ही आप स्टॉक बाय करोगे और ओवरसोल्ड बॉट ओवरबॉट जोन के पास बेचना होता है। क्योंकि अगर ओवरबॉट जोन से अगर गिरना स्टार्ट हुआ स्टॉक, फिर से करेक्ट होने के लिए नीचे आएगा। याद रखिए, आपके नियर अबाउट प्राइस रेंज जहां पे आपने बाय करा था उसके पास आएगा अगर ये ओवरबॉट जोन से फिर से नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो हमेशा जो भी स्टॉक्स होते हैं वो आपके एक ही रेंज में काम करते हैं, ये याद रखिए। मैं आपको क्विकली एक बार स्टोचस्टिक आरएसआई की भी रेंज यहाँ पे डिफाइन करके देती हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए ये देखिए। फर्स्ट, जैसे हमारा आरएसआई था, राइट? जैसे आरएसआई था वैसे ही जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखते हो तो भी ये काम आता है। दो के ये होते हैं स्टोचस्टिक आरएसआई में, दो चीजें होती है। एक होता है 80 का रेंज, ओके, एक होता है 80 का रेंज जो आपका ओवरबॉट रेंज माना जाता है, और एक होता है 20 का रेंज। हम लोग स्टॉक को कब लेंगे? हम लोग स्टॉक को लेंगे इस रेंज में, ओवरबॉट जोन में लेंगे। अगर ये स्टॉक आपको ऐसे कभी भी स्टॉक नीचे आता है, समझ लीजिए कोई भी स्टॉक है नीचे आ रहा है, अगर वो नीचे आके यहाँ पे हमेशा एक बार रिवर्सल देने की ट्राई करता है, जिन्हें वेट नहीं करना है, आप इसी रेंज में बिलो 20 वाले रेंज में ही आप स्टॉक को ले सकते हो। लेकिन अगर ये स्टॉक आपको 20 से लेके 30 के रेंज में मिलता है तो ये श्योर शॉट रिवर्सल होता है। ये श्योर शॉट रिवर्सल पॉइंट होता है किसके बीच में? 20 से लेके 30 के बीच में। स्टोचस्टिक आरएसआई में 20 से लेके 30 के बीच में आपका क्या होता है? रिवर्सल जोन होता है स्टॉक का। रिवर्सल जोन यहाँ पे बनेगा, याद रखिए 20 से लेके 30 के रेंज में अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ। अब देखिए ये क्या करेगा? ऊपर जाएगा, फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि स्टॉक एक ही रेंज में कभी नहीं होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज कब आता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज आपका आता है किसमें? ओवरबॉट जोन में। ओवरबॉट जोन मतलब काम से ज्यादा ले चुके हैं लोग, तो अभी ये करेक्ट भी करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट होगा। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करती है, तो हम लोग भी जब भी ये 80 से ऊपर जाएगा, 80 से ऊपर जाएगा तो हमें इसे सेल करना है। ठीक है, इसे हम लोग सेल करेंगे और बिलो 20 इसे बाय करेंगे। इसे बाय कब करना है? अगर स्टॉक बिलो 20 है या फिर 20 से 30 के रेंज में आपको मिलता है तो बाय करना है। और सेल कब करना है? सेल अबाउ 80 रेंज अगर जाएगी तो ये हमें सेल करना है। इतना ही करना है आपको स्टोचस्टिक में। अब मैं आपको ये स्टॉक पे लगा के दिखा देती हूँ। अब ये हम लोग स्टॉक पे लगा के देखते हैं कि ये दिखता कैसे है। देखिए मुझे क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है और स्टोचस्टिक लगाना है। इंडिकेटर्स में जाके स्टोचस्टिक आरएसआई नाम का इंडिकेटर है, स्टॉच नहीं लगाना है। सिर्फ स्टॉच नहीं है हम लोग यूज करें, हम लोग यूज करें स्टोचस्टिक आरएसआई। स्टॉच और आरएसआई का ये कॉम्बिनेशन होता है। ये देखिए मैंने स्टोचस्टिक आरएसआई लगा दिया, यहाँ पे लाइंस प्लॉट होती हुई दिखी है।
ये देखिए, ये नीचे ऐसे दिखता है आपका स्टोचस्टिक आरएसआई, ऐसे दिखता है आपका स्टोचस्टिक आरएसआई। हमेशा मैं आपको पहले ये इंडिकेटर का एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि ये क्या होता है। जिन्हें सेटिंग चाहिए अभी के लिए सेटिंग लिख लो। K% और D% इसके दो चीजें होती है। आप तब तक ये ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सेटिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये देखिए, हमेशा स्टोचस्टिक में दो लाइंस होती है। एक होता है K%, K% होता है आपका हाई, आपके स्टॉक का हाई और लो का डिफरेंस निकाल के, उसके हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस ऑफ द स्टॉक का डिफरेंस निकाल के उसका एवरेज प्लॉट होता है। और D% होता है, D% मतलब आपका जो हाई का भी हाई है उसका एवरेज निकाल के D% निकाला जाता है। हमेशा याद रखिए K% की लाइन जो होती है वो हमेशा आपको पॉजिटिव की तरफ लेके जाती है। ये बताती है कि आपका हाई और लो जो बना है ये आपको हमेशा हेल्प करेगा क्या करने में, आपको हमेशा बाइंग करने में हेल्प करेगा। और D% की लाइन जो होती है वो आपको 3 के मल्टीप्लायर के साथ यूज करा जाता है। इसका 3 मतलब ये होता है कि हम लोग लास्ट 3 सेशंस के बेसिस पे चल रहे हैं स्टोचस्टिक को लेके। तो हमेशा याद रखना है ये K% और D% हमेशा 3 डेज के बेसिस पे ही होना चाहिए। ओके, ये 3 डेज के बेसिस पे ही होना चाहिए। और हम लोग इसका लेंथ 14 रखेंगे, मतलब लास्ट 14 डेज का एटीआर। मैंने कल एटीआर दिखाया था आप लोगों को डाउट सेशन में कि एटीआर क्या होता है, एवरेज ट्रू रेंज। तो ये लास्ट 14 डेज की आरएसआई का एटीआर निकाल के बनता है। आरएसआई और स्टोचस्टिक का लेंथ आरएसआई का 14 होना चाहिए। और ये हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे यूज करा जाता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में याद रखिए ये सिर्फ आपको 1 डे के चार्ट पे ही यूज करना है। आपको ये 1 डे के चार्ट पे ही यूज करना है जब हम लोग रिवर्सल्स देखेंगे। ओके, क्लियर, इतना क्लियर, सेटिंग्स क्लियर है सबको? ले लिया सब लोगों ने स्क्रीनशॉट? यस, बरल सर, दमन सर, राघवेंद्र सर, क्लियर? चलिए ले लीजिए। एक काम करते ये कैमरा से निकाल देते, अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नहीं तो सारे कैमरा में ही दिखेंगे। चलिए, हो गया सबका? अब देखिए ये 3 क्यों ले रहे हैं, याद रखिए ये लास्ट 3 डेज का बेसिस है, हाई और लो का बेसिस है। हमेशा ये आपको ना हेल्प करेगा लास्ट 3 डेज पे आपके स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। अब मैं आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ। K% की लाइन यहाँ पे आपके यहाँ पे कौन सी है ये देख लेना। अगर ये करते हो ट्रेडिंग यूज कर रहे हो तो ये सेम ही होगी। अगर आपका काइट्स यूज करते हो तो ये डिफरेंट हो सकती है। ये K% की लाइन है जो मुझे क्या बताती है, K% की लाइन मुझे बताती है कि लास्ट 3 डेज का, राकेश सर, हाई और लो क्या है। लास्ट 3 डेज का हाई और लो के एवरेज के बेसिस पे आपकी K% की लाइन बनती है। इसे K% कहा जाता है, ये K% नहीं होता, ये K% कहा जाता है, ठीक है। अब सेकंड D% की लाइन, ये K% जो है ना इसके एवरेज का एवरेज बनाया जाता है, इसके एवरेज का एवरेज बनाया जाता है। ये आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये होता क्या है, बेसिक पता होना चाहिए कि आप लोगों को ये लाइंस बनती कैसे है। नहीं तो ये पॉजिटिव और निगेटिव क्रॉस ओवर आपने कल भी पढ़े थे, ये सेम ही है। पॉजिटिव और निगेटिव क्रॉस ओवर जो कल पढ़े थे वैसे ही है ये भी सेम, लेकिन ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए। K% मतलब हाई और लो का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है उसका एवरेज निकाल के ये लाइन K% की लाइन कैलकुलेट की जाती है जो पॉजिटिव मानी जाती है, जो पॉजिटिव होती है। और जब एवरेज का भी एवरेज आता है ये K% का एवरेज निकाल के D% की लाइन प्लॉट की जाती है। एवरेज का एवरेज निकालोगे तो क्या होगा, स्टॉक ओवरबॉट जोन में मिलेगा, राइट, स्टॉक ओवरबॉट जोन में मिलेगा। तो ये लाइन जो होती है ये निगेटिव से क्रॉस ओवर निगेटिव के लिए मानी जाती है, क्योंकि एवरेज का एवरेज लेने के बाद स्टॉक ऑटोमेटिकली आपको ओवरबॉट जोन में ही मिलेगा। ओके, इतना क्लियर है? अब हमेशा याद रखिए जब भी आप स्टोचस्टिक यूज करते हो आपको इसके लिए स्कैनर यूज करने की जरूरत नहीं है। स्कैनर वैसे मैं दे दूंगी लेकिन स्कैनर यूज करने की जरूरत नहीं है। मेरे भी हमेशा यहाँ पे डेस्कटॉप पे यही वाला एक RSI लगा होता है कि मुझे ये बताता है कि मार्केट या फिर कोई भी इंडेक्सेस जो बना है वो कैसे काम कर रहा है। अब देखिए जब भी आपका कोई भी स्टॉक हो, अगर वो पॉजिटिव क्रॉसओवर बना दे, अगर वो पॉजिटिव क्रॉसओवर बना दे तो क्या होता है, जब भी ये पॉजिटिव क्रॉसओवर से निकल जाता है तो हमेशा एक काफी अच्छी रैली मिल जाती है हमें। अब यहीं पे देखिए ये ICICI प्रूडेंशियल का स्टॉक है, राइट,
ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का स्टॉक है। ये देखिए, ये जब नीचे आया था, आपका स्टोचस्टिक कहाँ पे था? बिलो 20 था, राइट सुधीर सर? बिलो 20 था सुधीर सर। चलिए, मैं एक काम करती हूँ, रुकिए। जस्ट 1 मिनट गाइस। किसी को नींद आ रही है? नहीं ना? मुझे एक दो लोग दिखे नींद में, इसलिए मुझे हंसी कंट्रोल नहीं हुई, इसलिए मैं हंस रही थी। मुझे एक दो लोग ऐसे दिखे स्क्रीन पे। सोना मत भाइयों, ठीक है? सोना मत, इतना जल्दी सुबह सुबह उठे हैं, सोने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए उठे हैं, ठीक है? उठ जाओ सब लोग। चलिए, ऐसे भी हो सकता है, मुझे आज ही पता चला, सुबह क्लास लेने के बाद ऐसे भी सोते हुए फेसेस दिखेंगे। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए क्या हो रहा था राघवेंद्र सर, यहाँ पे रिवर्सल बन रहा था, राइट? रिवर्सल बन रहा था, यहाँ पे देखिए स्टोचस्टिक में भी रिवर्सल बन रहा था। कितने रेंज में था? 20 से बिलो था, राइट? 20 से बिलो हमारा स्टोचस्टिक काम कर रहा था जब यहाँ पे रेंज बन रहा था। अब देखिए, ये जब रेंज बन रहा था ना, तो प्रवीण सर मुझे क्या देखना है? मेरी हमेशा के परसेंट की लाइन ऊपर होनी चाहिए। के परसेंट की लाइन जो मुझे पॉजिटिव इंडिकेट करती है, राम कुमार सर, वो ऊपर होनी चाहिए। और डी परसेंट की लाइन जो मुझे निगेटिव इंडिकेशन देती है, वो हमेशा मुझे बाय करते वक्त नीचे होनी चाहिए। ओके राकेश सर, ये बाय करते वक्त नीचे होनी चाहिए और के परसेंट की लाइन ऊपर होनी चाहिए हमेशा। इसे पॉजिटिव क्रॉसओवर कहा जाता है। जब भी ये ऐसे मिलता है ना, तो ये पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ माना जाता है। तो हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव क्रॉसओवर आपको रिवर्सल के लिए चाहिए। अगर ये बिलो 20 या 20 से 30 के रेंज में मिल जाता है, तो ये हमेशा आपको काफी अच्छे रिवॉर्ड्स दे जाता है। ये हमेशा आपको काफी अच्छे रिवॉर्ड्स दे जाता है ये, और बहुत फास्टेस्ट सिग्नल देता है ये। मैं यहाँ पे और एक चीज दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए इसी चार्ट में ये क्या हो रहा था? रिवर्सल बन रहा था, राइट? स्टोचस्टिक कहाँ पे था? नीचे ही था, डाउन साइड में था स्टोचस्टिक। क्या हो रहा था? ये देखिए, जब ये वाली रिवर्सल वाली कैंडल बनी, तो इसने क्या किया? इसने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया। तो पॉजिटिव क्रॉसओवर देने के बाद क्या होगा? स्टॉक ऊपर जाएगा, राइट? ऑटोमेटिकली स्टॉक ऊपर जाएगा। ये देखिए, एक दिन पहले ही मुझे बता दिया, ये जब ये कैंडल बनी तो क्या हुआ? यहाँ पे भी निगेटिव क्रॉसओवर हुआ, मतलब मुझे क्या करना है? स्टॉक को बेच देना है। अब इजी है राघवेंद्र सर? इजी है, नीचे उठाओ ऊपर जाके बेच दो। जयंत सर, क्लियर हो रहा है? यस, क्लियर हो रहा है सबको? ये देखिए, मुझे एक ही काम करना है, जब भी ऐसे स्टॉक मुझे मिलता है पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ, स्टॉक को बाय कर लेना है, ऊपर जाए मुझे सेल कर लेना है। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। ऐसे जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन फेज में स्टॉक मिलता है, तो आपको सिर्फ सेल करना है। ये आपको दोनों तरफ की रैली दिखाएगा, लेकिन ये डे के चार्ट्स पे ही यूज करना है। ये कभी भी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं यूज करना है। स्टॉचिस्टिक सिर्फ और सिर्फ डे के चार्ट्स पे ही यूज करोगे, याद रखिए। ओके, इसे 15 मिनट्स वगैरह मत यूज करना। इसे सिर्फ और सिर्फ डे 1 डे के चार्ट पे ही यूज करना है आपका स्टोचस्टिक। अब मैं इस चार्ट को क्यों दिखा रही थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। दिख रहा है कुछ? क्या है ये? रिवर्सल दिख रहा है? असित सर, बाय कर सकते हैं मंडे को दमन सर? यस, ये देखिए रिवर्सल का कैंडल स्टोचस्टिक ने बता दिया है, रिवर्ट हो रहा है स्टॉक। रिवर्ट हो रहा है तो क्या करना है? यहाँ पे बाय करना है हमें। रेजिस्टेंस क्या है? अराउंड 456 का। तो स्टॉक यहाँ पे तो फर्स्ट और सेकंड फेज पे तो जा रहा है। 435 के बाद अगर बाय करते हैं, तो फर्स्ट टारगेट आ रहा है हमारा 450 का, सेकंड टारगेट 458 का। लिख लीजिए, ये स्टॉक आपका मंडे ट्यूसडे का स्टॉक रहेगा। ओके, इसलिए मैं इस स्टॉक पे दिखा रही थी। जब भी आपको स्टॉक ऐसे रेंज में मिल जाता है, ये देखिए, तो आपको स्टॉक बता देता है कि ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, अब इसमें बाइंग आएगी। जब भी ऐसे बाइंग आती है ना, तो हमेशा याद रखना है, जब भी ऐसे एक फेज के थ्रू स्टॉक में बाइंग आती है, तो स्टॉक हमेशा रिवर्ट भी कर जाता है। स्टॉक हमेशा रिवर्ट भी कर जाता है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। मैं आपको और एक चीज दिखा देती हूँ, हमारा निफ्टी का इंडाइसेस कहाँ गया। और ये ऐसे नहीं कि सिर्फ आप यहीं पे यूज कर सकते हो, आप ये हर एक केस में यूज कर सकते हो। ये देखिए निफ्टी,
ओवरबॉट जोन में था, ये देखिए निफ्टी ओवरबॉट जोन में था, तब स्टॉचिस्टिक ने भी बता दिया था कि ये ओवरबॉट जोन में है। लास्ट टाइम लास्ट बैच जब थी ना सुशील सर, आप तो थे राइट, मैं बार बार बोल रही थी मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, मार्केट ओवरबॉट हो चुका है। ये देखिए उसके बाद करेक्ट भी हुआ है मार्केट, ज्यादा नहीं लेकिन करेक्ट हुआ है। क्या हुआ है, रीएक्युमुलेशन फेज के बाद इसमें ये हुआ है, रिवर्ट हुआ है। क्यों रीएक्युमुलेशन फेज के साथ ये रिवर्ट हुआ है, क्योंकि ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है। अगर आप यहाँ पे भी देखते हो, ये देखिए ये रीएक्युमुलेशन फेज है, ये भी रीएक्युमुलेशन फेज। अगर ऐसे इन बिटवीन कभी भी स्टॉचिस्टिक अगर अबव 50 से रिवर्ट हो जाता है, वो रीएक्युमुलेशन फेज कंसिडर किया जाता है। अबव 50 का लिख लीजिए, स्टॉचिस्टिक अगर अबव 50 से रिवर्ट हो जाता है वो रीएक्युमुलेशन फेज होता है स्टॉक का। और निगेटिव क्रॉसओवर अगर देखना है आपको कभी भी, तो हमेशा एक चीज याद रखिए, आपका स्टॉचिस्टिक कहाँ पे होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में अबाउट 80 स्टॉचिस्टिक होना चाहिए। आपका D% का लाइन ऊपर होना चाहिए और K% का लाइन नीचे होना चाहिए। D% का लाइन ऊपर होना चाहिए, K% का लाइन नीचे होना चाहिए, जब भी आप इसका निगेटिव क्रॉसओवर देखते हो। अब मैं आपको और एक चीज दिखा देती हूँ, ये देखिए ये क्या है, एक्सिस बैंक नीचे आने की तैयारी कर रहा है। ये मुझे यही से पता चल गया है, मुझे 2-3 दिन से पता है कि एक्सिस बैंक अब करेक्ट होने वाला है। अब इसने तो निगेटिव क्रॉसओवर भी दिया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी दे दिया है, तो हमेशा ये चीजें याद रखिए। आपको स्टोचस्टिक पहले ही एक दिन पहले ही बता देता है कि ये देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बना था, ये पैटर्न कौन सा है, ये देखिए चार्ट ऑन है, पैटर्न कौन सा है ये मुझे जल्दी से बताइए चार्ट में। ये जो मैंने इंडिकेट किया है वो पैटर्न कौन सा है, गैप अप गैप डाउन किसमें होता है, राइट भगत सर आप राइट हो, ठीक है। जो रॉन्ग होंगे उनका अब नाम लूंगी मैं। राजेश सामंत सर रॉन्ग, राघवेंद्र सर थ्री लाइन वाला पैटर्न है, 3 कैंडल्स वाला पैटर्न है। इन्वर्टेड हैमर तो है लेकिन 3 कैंडल्स भी बनी है, 3 कैंडल का पैटर्न कौन सा होता है, 3 कैंडल्स का। संतोष सर हैंगिंग मैन नहीं है वो, हैंगिंग मैन में ऐसे होता है, आपका हैमर होता है, इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार में होता है। चलिए इन शूटिंग स्टार बोल रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन ये 3 कैंडल के पैटर्न है, वो बताइए मुझे। उषा मैम हैमर नहीं, थ्री थ्री कैंडल्स का पैटर्न। प्रकाश राव सर 3 व्हाइट सोल्जर कहाँ पे दिखा आपको, हे भगवान। प्रवीण सर 3 व्हाइट सोल्जर कहाँ पे है, डार्क क्लाउड कवर नहीं है, 3 बुलिश कैलेंडर। 8 से 9 लोग आज भी रॉन्ग है। कुलदीप सर 3 व्हाइट सोल्जर नहीं है वो, ये कौन है, भरत सर। मॉर्निंग स्टार कहाँ पे होता है, नीचे होता है या ऊपर होता है, मॉर्निंग स्टार कहाँ पे होता है सर, राइजिंग विंडो नहीं, राइजिंग वेज होता है, विंडो तो नहीं होता है लेकिन राइजिंग वेज होता है, लेकिन वो पैटर्न है। मैं ये 3 कैंडल के बारे में पूछ रही हूँ। चलिए काफी लोग करेक्ट है, मैं जो करेक्ट नहीं है उन्हें बता देती हूँ। गाइज देखिए कोई भी कैंडल अगर गैप अप और गैप डाउन के साथ, जिन्होंने ये शूटिंग स्टार कहा है दैट्स ओके कि ये शूटिंग स्टार भी है, ये अगर हैमर बना है तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके बता देती हूँ। मैंने एक पैटर्न बताया था कि स्टॉक अगर ऐसे किसी भी कैंडल के साथ गैप अप और गैप डाउन होता है और वहां पे कोई भी कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है, आपका हैंगिंग आपका इन्वर्टेड हैमर हैमर हो सकता है, आपका स्पिन कैंडल हो सकता है, आपका डोजी हो सकता है, लेकिन मुझे अगर 3 कैंडल के साथ गैप अप और गैप डाउन दिखते हैं, अगर गैप अप और गैप डाउन दिखते हैं तो ये क्या होता है, ये देखिए गैप अप हुआ, राइट, गैप डाउन हुआ, फर्स्ट कैंडल क्या थी, ग्रीन थी, थर्ड कैंडल क्या थी, रेड थी, मिडल कैंडल का कलर डजंट मैटर फॉर मी। तो क्या होता है ये होता है आपका इवनिंग स्टार वाला पैटर्न।
ये होता है इवनिंग स्टार वाला पैटर्न। और एक बार शूटिंग स्टार कह रहे हो वो ठीक है कि ये शूटिंग स्टार भी देखा जा सकता है अगर सिंगल आप हैमर को कंसिडर करते हो। लेकिन जो दूसरे बोल रहे हैं ना मॉर्निंग स्टार, दिस इज नॉट मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार डाउन साइड में बनेगा, लेकिन ये ऐसे मॉर्निंग स्टार ऊपर की तरफ कभी नहीं बनता है, ये याद रखिए। मॉर्निंग स्टार कहाँ पे बनता है? नीचे, मॉर्निंग वाला। ओके, मॉर्निंग कहाँ पे होती है? सुबह, सुबह वाला देखिए। तो ये मॉर्निंग स्टार नीचे बनता है, इवनिंग स्टार अप साइड पे बनता है। ओके, एक बार आप पैटर्न्स को, एक बार कैंडल्स और फर्स्ट टू क्लासेस को रिवाइज कीजिए। जिन्होंने यहाँ पे आज रॉन्ग आंसर किए हैं, समेंद्र सर एंड फसी सर, जो 3 व्हाइट सोल्जर्स बोल रहे हैं वो सारे लोग, ठीक है। और डार्क क्लाउड कवर भी नहीं है, डार्क क्लाउड कवर ऐसे बनता है, ये देखिए, ऐसे डार्क क्लाउड कवर होता है। 50% से ज्यादा बॉडी कवर किया जाता है डार्क क्लाउड कवर में। ओके, अब याद रखिए कि हमेशा ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको मार्केट में ठीक से काम कर सको। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्टॉक में निगेटिव क्रॉसओवर है, राइट? ये निगेटिव क्रॉसओवर है, तो मुझे क्या करना है? अब इसमें एक तो प्रॉफिट बुक कर लेना है या फिर मुझे निकल जाना है। याद रखिए, प्रॉफिट बुक कर लेना है या फिर निकल जाना है। तो आप इसे सेल कर सकते हो, सेल करना है तो कर सकते हो। आप पुट लेके सेल करो या इक्विटी में सेल करो, सेलिंग करी जाती सकती है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव क्रॉसओवर है। ये देखिए, जब भी यहाँ पे ऐसे निगेटिव क्रॉसओवर हुए हैं तो इसने काफी अच्छी डाउन साइड की रैली भी दिखाई है। जब भी निगेटिव क्रॉसओवर हुए तो डाउन साइड की रैली भी ये अच्छे से दिखाता है, स्टोचस्टिक आरएसआई। लेकिन डे के चार्ट पे ही यूज करना है आपको। और कैसे यूज करना है? अगर नीचे ओवरबॉट जोन में स्टॉक है, बिलो 20 है, तो हमेशा बाय करके चलना है। जब भी ओवरबॉट जोन में स्टॉक है तो आपको इस स्टॉक को बाय करके चलना है, क्योंकि वहां से आपके प्रॉफिट्स बनना स्टार्ट होते हैं। जहां पे ओवरबॉट जोन में, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स बाय करती है, ये देखिए, हमेशा ओवरबॉट जोन में स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिलता है। अगर स्टॉक आपका अगर आ गया ओवरसोल्ड जोन में तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना ही होता है। ओके, अब इतना मुझे बताइए, ये वाला इंडिकेटर वाला पार्ट है हमें। देखिए, ये अगर किसी को इंडिकेटर से नहीं करना है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर दे देती हूँ, ठीक है। अब जिन्हें मैथमेटिक्स बड़ा अच्छा लगता है ना, उनके लिए ये प्रोसीजर है कि स्टॉक अगर रिवर्ट हो गया तो हम लोग कुछ परसेंटेज छोड़ के उसे बाय करते हैं, ठीक है। उसे कुछ परसेंटेज छोड़ के बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो हम लोग ये कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, चलिए। देखिए, फर्स्ट ये करते वक्त आपको पता होना चाहिए पहले तो स्टॉक का रेंज क्या है। रेंज मतलब आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा है। स्टॉक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है। हम लोग अब ऐसे स्टॉक में देखते हैं हमें जिसमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यही स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिला है, राइट। हम लोग इसी पे हम लोग आज करके देखते हैं कि रिवर्सल की कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। ठीक है, मुझे जब भी रिवर्सल मिलता है तो मुझे देखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सा है। अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ अभी के लिए नियरेस्ट सपोर्ट यही है, राइट, 424, दैट इज 425 के पास नियरेस्ट सपोर्ट है मेरा, राइट। नियरेस्ट सपोर्ट मेरा यहाँ पे है। तो मुझे क्या करना है, और मुझे देखना है नियरेस्ट रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे अभी के लिए रेजिस्टेंस यही चल रहा है कि 457 अभी के लिए सबसे हाई रेजिस्टेंस है। अगर मैं लास्ट मंथ का भी, लास्ट 1 मंथ का भी डाटा कंसिडर करती हूँ, अगर जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है वो 3 मंथ्स का भी डाटा ले सकते हैं, लेकिन जिनका शॉर्ट टर्म है वो 1 मंथ का डाटा लेंगे। ठीक है, 1 मंथ में आप देखिए सबसे हाई पॉइंट कौन सा था, सबसे लो पॉइंट कौन सा था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे यहाँ से यहाँ तक पता चला कि ये स्टॉक का रेजिस्टेंस क्या है 457, सपोर्ट क्या है इसका 424। ओके, यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इतना तो क्लियर है सबको कि मेरा मुझे देखना है लास्ट 1 मंथ का सपोर्ट और लास्ट 1 मंथ का रेजिस्टेंस। ओके, अब देखिए मुझे देखना है कि इसके बीच में अगर स्टॉक ने रिवर्ट कर लिया तो मुझे कितना प्राइस मिल सकता है, मेरी मेरी रेंज कितनी है। अगर मैं यहाँ से 457 से यहाँ तक कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे प्रॉफिट्स कितने बनेंगे, अराउंड 32 रुपीज, दैट इज 7.7% मेरे प्रॉफिट बनेंगे, राइट। 32 रुपीज के आसपास के प्रॉफिट बनते हैं अगर स्टॉक ने ये पूरी रेंज कवर कर ली। अब ये जो 32 रुपीज बन रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए सपोर्ट से आपके प्रॉफिट का मिनिमम 10 या 15% छोड़ना है। जिन्हें डर लगता है वो कितना छोड़ेंगे, 10, आप 15% छोड़ोगे। कंजर्वेटिव बायर्स आप 15% छोड़ोगे, एग्रेसिव बायर 10% छोड़ेंगे। अब ये कैसे छोड़ा जाता है मैं आपको बता देती हूँ। दोनों के बीच का रेंज कितना आया है,
32 रुपीज, राइट, राउंड फिगर 32 रुपीज ले रहे हैं। क्लियर सुधीर सर, चंद्रकांत सर, दोनों के बीच का सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का रेंज कितना है मेरा, ये 32 रुपीज है। अब मुझे इस 32 रुपीज में से 10 या 15% छोड़ना है। एग्रेसिव बायर्स कितना छोड़ेंगे, 10% छोड़ेंगे, और कंजर्वेटिव बायर्स कितना छोड़ेंगे, 15% छोड़ेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करती हूँ और मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करा जाता है ये। अब देखिए मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस से कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 32 रुपीज राउंड फिगर लिया है, या फिर आप 32.70 आ रहा है तो 33 भी ले सकते हो। तो इसका 10% क्या होता है, इसका 10% 3.2 होता है, राइट, इसका 10% 3.2 होता है। तो मुझे इससे जब मैं यहाँ से इसका जस्ट 1 मिनट, इसका 10% यहीं पे लिख देती हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। इसका 10% इज इक्वल टू 3.2% होता है, राइट, 3.2% होता है। अब ये मुझे बाय करते वक्त मेरे सपोर्ट से छोड़ना है। अगर मेरा 427 पे रिवर्सल है, याद रखिए मेरा 427 पे रिवर्सल है, तो मुझे इस पे कितने रुपीज छोड़ने हैं, 3.2 रुपीज छोड़ने हैं। मतलब मेरा सपोर्ट, अगर सपोर्ट कितने पे है, ये देखिए सपोर्ट मेरा 424 रुपीज पे है, 424.25, नियर अबाउट 50 ले लेते हैं, 424.50, क्योंकि ऊपर से भी हम लोगों ने कुछ छोड़ा था, तो यहाँ पे राउंड फिगर 50 ले लेते हैं। ओके, ये देखिए 50 के पास मेरा सपोर्ट है, तो मुझे इसमें कितने रुपीज ऐड करने हैं, जो मैंने ऊपर से छोड़ने वाली हूँ ना, तो वो मुझे 3.2 रुपीज ऐड करने हैं। इसमें 3.2 रुपीज मुझे छोड़ने हैं मेरे प्रॉफिट से छोड़ने हैं। अब यहाँ पे कितना होता है, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करती हूँ तो ये देखिए 7 और 427.70, दैट इज नियर अबाउट 428 के बाद मेरा फर्स्ट एंट्री बनता है, किसका, एग्रेसिव बायर्स का। ये एंट्री किसका है, एग्रेसिव बायर्स का एंट्री है। ओके, अब अगर कंजर्वेटिव बायर है, ओके, अगर कंजर्वेटिव बायर है तो वो कितना परसेंट छोड़ेगा, अपने प्राइस रेंज का वो 15% छोड़ेगा। ओके, अपने प्राइस रेंज का ये 15% छोड़ेगा। 15% मतलब 32 का 15% मतलब कितना होता है, 3.2 प्लस 1.5, अराउंड 4.5 के पास होता है, राइट, अराउंड 4.5 के पास होता है 32 रुपीज का 15% जो कंजर्वेटिव बायर छोड़ रहा है। अब ये देखिए अगर मैं यहाँ से 15% छोड़ देती हूँ, जस्ट ओके, 15% छोड़ देती हूँ, दैट इज नियर अबाउट 4.5 रुपीज। ओके, तो इसमें से मुझे सपोर्ट पे कितना ऐड करना है, मेरा सपोर्ट कितने पे था, 424 रुपीज 0.50 पे था, और मैं ऊपर से 4.5 रुपीज छोड़ रही हूँ, प्लस 4.5 रुपीज मेरा कंजर्वेटिव बायर्स का, हम लोगों ने राउंड फिगर एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं लिए हैं, वो 4.5 रुपीज मुझे प्लस करना है इसमें, जो मेरा सपोर्ट था। तो मेरी एंट्री कब बनती है, मेरी एंट्री बनती है रिवर्सल की, that is around 429.5 plus 4.5, that is 429 के बाद बनती है, राइट, नियर अबाउट 429 के बाद बनती है मेरी एंट्री। ये देखिए 429 के बाद मुझे एंट्री बनाना है, किसका बनेगा एंट्री, कंजर्वेटिव बायर का। ये देखिए ये एंट्री बनता है आपका, किसका, कंजर्वेटिव और आपके एग्रेसिव बायर्स का। जब भी आपको सपोर्ट से ऐसे स्टॉक मिल जाता है रिवर्ट करता हुआ, तो आपको अगर कैलकुलेट करने हैं तो आप फर्स्ट क्या करोगे, अगर आप एग्रेसिव बायर हो तो कितना छोड़ोगे, 10% ऑफ योर प्रॉफिट। आपको क्या करना है, दोनों के रेंज बीच का रेंज आइडेंटिफाई करना है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक आपका कितना रेंज बन रहा है, किसी का 20 रुपीज बनेगा, किसी का 30 रुपीज बनेगा, जो आपका प्रॉफिट है उससे आप 10% या 15% छोड़ोगे। आप बोलोगे कि मैम हमारे प्रॉफिट से हम लोग क्यों छोड़े, राइट, ये हो सकता है सबका क्वेश्चन होगा ना, सब लोगों को लग रहा होगा कामत सर कि मेरे प्रॉफिट से मैं 3-4 रुपए क्यों छोड़ू, नहीं ओके फिर ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं तो वेल एंड गुड। सतीश सर क्या होता है ना, ये 3-4 रुपए ना क्या होता है, बीच में कभी कभी स्टॉक आ जाता है, ओके, स्टॉक तो आ जाता है आपके लेवल पे, लेकिन वहीं से रिवर्ट करना स्टार्ट करता है। मैंने आपको काफी बार बोला है कि सपोर्ट पे स्टॉक नहीं उठाते, राइट, सपोर्ट के रिवर्सल पे लेना होता है। ये हम लोग रिवर्सल देख रहे हैं, क्योंकि अगर सपोर्ट पे डायरेक्टली स्टॉक लेते हो ना, आपको पता नहीं है ये कब रिवर्ट कर जाए,
ये इस सपोर्ट पे तो है, राइट सुधीर सर, राघवेंद्र सर, ये सपोर्ट पे तो है। अगर यहीं पे आपने उठा लिया स्टॉक तो ऐसे भी हो सकता है सपोर्ट तोड़ दे फिर से और नीचे चला जाए। इसलिए हमेशा याद रखिए, सपोर्ट के रिवर्सल पे स्टॉक ले लो, सपोर्ट पे कभी नहीं लेना है। जब सपोर्ट के रिवर्सल पे आपको ग्रीन कैंडल्स के साथ रिवर्सल मिलता है तो आप इसे ले सकते हो। आप इसे तभी लोगे अगर ये ग्रीन कैंडल के साथ रिवर्सल पे मिलता है। मैं, अगर आपको चाहिए तो मैं और किसी स्टॉक पे दिखा देती हूँ आपको, लेकिन ये हमारा स्टॉक है जो रिवर्सल का कैंडिडेट बना है। तो इसी पे हम लोग अभी के लिए देख रहे हैं कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ हमें रिवर्सल की कैलकुलेशंस कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो मुझे जो भी मेरा सपोर्ट है, अगर मेरा 424 सपोर्ट है तो मुझे इस सपोर्ट से मेरा 10 या 15% मेरे प्रॉफिट का छोड़ना है। जो मेरा प्रॉफिट विंडो है उसका छोड़ना है। मेरा प्रॉफिट यहाँ पे 32 रुपीज का आ रहा था, तो मेरे 32 रुपीज में से 10% कितना हो जाता है, अराउंड 3.2 रुपीज का हो जाता है। तो मुझे इतना मेरे प्रॉफिट से छोड़ना पड़ेगा। अब मैं आपको और एक चीज बता देती हूँ, अभी के मार्केट में ना क्या हो रहा है पता है आपको, स्टॉक ऊपर तो चला जाता है, रेजिस्टेंस एग्जैक्ट टच नहीं करता है। बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने कि मेरा रेजिस्टेंस तो ये था लेकिन स्टॉक बीच में ही रिवर्ट हो गया, राइट। तो आपको सेल करते वक्त भी याद रखिए, सेल करते वक्त भी आपके प्रॉफिट को 1% छोड़ के सेल करना है। अगर मेरे 32 रुपीज बन रहे तो मैं 3 रुपए यहाँ, मैं 2 से 3 रुपए यहाँ पे छोड़ के ही मेरा सेल करूंगी। क्योंकि आजकल के मार्केट में स्टॉक पास में तो आ जाता है वहीं से रिवर्ट कर जाता है, राइट। क्योंकि मार्केट एग्रेसिव है, मार्केट अभी के लिए बहुत एग्रेसिव है। तो एग्रेसिव मार्केट में आप अपने सेल करते वक्त भी आप रेजिस्टेंस से थोड़े पॉइंट छोड़ के सेल कर रही आपका थोड़ा सा प्रॉफिट जाएगा, लेकिन आपकी श्योर शॉट आपको प्रॉफिट मिलेगा तो सही। लेकिन अगर ऐसे वेट कर गए ना, ऐसे वेट कर गए कि मेरा यहाँ तक जाएगा, टच करेगा तभी मैं सेल करूंगा, तो ऐसे मत कीजिए। क्योंकि अभी का मार्केट बहुत वोलाटाइल है। ये आपको ऑपरेटर्स, जो मार्केट के ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो बड़े होशियार होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते। वो बड़े होशियार रहते हैं, उन्हें पता है अगर 457 रेजिस्टेंस है तो 457 के बाद आने के बाद ऑर्डर्स बड़े आते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो 454 से ही लोगों के नीचे आना स्टार्ट करेंगे। लोग तो ऊपर के ऊपर ही रहेंगे जिन्होंने 457 के ऑर्डर्स लगाए। तो इसलिए 2-3 रुपए आप प्रॉफिट का ऊपर से छोड़ दीजिए और 10% नीचे से छोड़ दीजिए अभी के मार्केट के लिए। ओके, इतना क्लियर है रिवर्सल की कैलकुलेशन? इसमें किसी को कंफ्यूजन है? लिख लीजिए, जिन्हें कंफ्यूजन है जल्दी से लिख लीजिए, मैं और किसी स्टॉक पे भी दिखा देती हूँ। चार्ट ऑन है आपकी। राजेश सावंत सर आज ही क्लास में हो, दिखे नहीं कभी क्लास में। अच्छा, इन्फोसिस पे कर रहे हैं रेनू मैम, कब से बड़ा इन्फोसिस पर बोल रहे हो, लेके रखे हो? ठीक है, इन्फोसिस पे करेंगे। ओके, इन्फोसिस पे करेंगे। वीकली चार्ट दिखाने वाली हूँ। अच्छा, लेके रखा है दमन सर, चलेगा। हमें, हम लोगों ने कैलकुलेशन आज किए है ना, हम लोगों ने स्टॉक फ्राइडे को नहीं लिया क्योंकि 2-3 दिन मार्केट बंद थी ना। तो ले सकते हो आप, कोई बात नहीं, क्योंकि वो स्टॉक अभी रिवर्ट होना स्टार्ट हुआ है, आगे जाएगा। ओके, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के साथ 2-3 रुपए ऊपर मिलेगा सर स्टॉक। एग्जैक्टली मतलब ऐसे स्टॉक आपको इसी प्राइस रेंज में नहीं मिलेगा। अगर आप फ्राइडे की मार्केट को लेके अगर बाय करते तो आपको ये स्टॉक इसी लेवल पे मिल जाता। लेकिन अभी क्या है, ये स्टॉक 3-4 रुपए ऊपर चला जा चुका है, लेकिन अभी भी हमारी बहुत बड़ी अच्छी बाइंग की रेंज बनी है, राइट। अगर ये बहुत पास में होती, 2-3 रुपए की रेंज होती, तो मैं ही आपको मना कर देती कि इसमें बाय मत करो अभी के लिए। ओके, ये कैलकुलेशन वाला नेशनल चाहिए क्या सर? ग्रीन कैंडल होनी चाहिए राहुल देवतले सर, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। अब इसका स्टॉप लॉस अतुल सर, एक तो इस कैंडल का लो लगाओ जिस पे रिवर्ट हो रहा है, या फिर आप इस प्रीवियस कैंडल का लो भी लगा सकते हो, या फिर सपोर्ट ही लगा दो। 10% इसीलिए तो छोड़ रहे हैं ना, 10% किस लिए छोड़ रहे हैं, इसलिए तो छोड़ रहे हैं हमारी सेफ एंट्री बन सके। तो आपका सपोर्ट ही आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस रहेगा रिवर्सल के लिए। याद रखिए, अगर इस मेथड से करते हो तो आपका फर्स्ट, ये भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर कैंडल के साथ भी स्टॉप लॉसेस लगा सकते हो। चलिए, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। वैसे इन्फोसिस आपको इसीलिए दिया था पता है, आपके ग्रुप्स में भी आया था इन्फोसिस।
राइट। सुधीर सर इसलिए दिया था, फर्स्ट इसलिए दिया था कि ये रिवर्ट कर रहा है। अब ये जब रिवर्ट कर रहा है ना, ये देखिए रिवर्सल यहाँ पे भी दिखा रहा है, यहाँ से भी रिवर्सल है, तो इसलिए आपको दिया है। और एक थ्योरी याद रखिए, गैप अप और गैप डाउन की थ्योरी होती है। अगर कोई भी स्टॉक, याद रखिए कोई भी स्टॉक अगर ऐसे गैप दिखता है ना, ये गैप फिल भी होगा। मार्केट डजंट लाइक गैप अप और गैप डाउन। ये जो गैप डाउन हुआ है ना, ये पूरा फिल होगा। जो इसमें पिरामिडिंग करना चाहता है वो पिरामिडिंग कर सकता है 1270 के ऊपर। याद रखिए इस स्टॉक में पिरामिडिंग मतलब छोटी छोटी बाइंग बना सकता है, 1270 के ऊपर करना है आपको। ये कब करोगे? 1270 से ऊपर जितना स्टॉक जाएगा उतने आप बार बाइंग बना सकते हो, क्योंकि ये जो गैप बना है ना इसमें, ये पूरा गैप फिल होगा। ये पूरा गैप फिल होगा। ये गैप कितने का है? 1386 से लेके 72, मतलब अराउंड ये 100 रुपीज का गैप है। ये बड़ा बड़ा 100 रुपीज का गैप है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक अराउंड ये नियर अबाउट 100 रुपीज का 117 रुपीज का गैप है। अगर ये ऊपर चला गया तो ये पूरा गैप फिल होगा। अब लास्ट बैच को पता है हम लोगों ने कोफोर्ज और काफी स्टॉक्स में ऐसे गैप फिल करने वाला ये किया था। अब मैं आपको इस पे दिखा देती हूँ रिवर्सल के कैलकुलेशंस। ये देखिए मेरा हाईएस्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है? यहाँ पे है, राइट। मेरा सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट तो यहाँ पे है, राइट। 1220 मेरा सपोर्ट है अभी के लिए इन्फोसिस का, और मेरा रेजिस्टेंस क्या है? 1431। ये रेंज कितने का होता है? जिन्हें कैलकुलेशन समझ में नहीं आए अब यहाँ पे फोकस कीजिए। ये रेंज कितना है? अराउंड 212 रुपीज का है, राइट। 209 के पास है। ये पूरा रेंज 210 रुपीज का है। तो मुझे अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट छोड़ना पड़ेगा सैमसंग सर? 10, 15, 10% या 15%? कंजर्वेटिव बायर हो 15% छोड़ो, एग्रेसिव बायर हो तो 10% छोड़ो अपने प्रॉफिट का। इसका 210 मेरा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका 10% कितना होगा? 21 रुपीज, राइट। 21 रुपीज प्रॉफिट मेरा छोड़ना पड़ेगा अगर मैं कंजर्वेटिव एग्रेसिव बायर हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मेरा प्रॉफिट कितना है? 210 रुपीज मेरा प्रॉफिट है, राइट। 210 रुपीज मेरा प्रॉफिट है। तो इसका 10% और 15% क्या होता है पहले ये कैलकुलेट करते हैं। मेरा 10% होता है इसका 21 रुपीज इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 10% इसका कैलकुलेट करती हूँ तो ये देखिए ये कितना होता है? ये होता है अराउंड 21 रुपीज का। ओके, ये होता है नियर अबाउट 21 रुपीज का। तो मुझे अपने सपोर्ट से कितना छोड़ना है? मुझे अपने सपोर्ट से 10 रुपीज छोड़ के एंट्री बनानी है। अब ये देखिए ये सपोर्ट कितना था? 1221 का था, या 1221.70 नियर अबाउट 1222 का मेरा फर्स्ट सपोर्ट था जब मुझे इन्फोसिस बाय करना था। अब देखिए 1222, ओके नियर अबाउट ले लेते हैं, प्लस 21, प्लस 21, ये क्या हो रहा है? इज इक्वल टू कितना होता है? अराउंड 1243 होता है, राइट। 1243 होता है। मतलब हमारी फर्स्ट बाइंग कहाँ पे चलनी चाहिए थी? हमारी फर्स्ट बाइंग 1243 के बाद बननी चाहिए। किसकी? एग्रेसिव बायर्स की। एग्रेसिव बायर्स की बाइंग कब बननी चाहिए थी? अराउंड यहाँ पे बननी चाहिए थी 1243 के बाद, सॉरी 1243 के बाद। अब कंजर्वेटिव बायर्स की बाइंग 1222 सपोर्ट तो सेम ही रहेगा, राइट। 1222 सपोर्ट है हमारा, 21.70 है, लेकिन हम लोगों ने राउंड फिगर लिया है, इट इज 1222 प्लस आपका 15% छोड़ना है। अब इसका 15% कितना होता है? अगर हम लोग 21 और इसका 5%, 21 का 5% छोड़ देते तो अराउंड 30 रुपीज होता है, राइट। नियर अबाउट 30 रुपीज होता है। तो मुझे क्या करना है? 30 रुपीज इसमें प्लस करना है, ओके। 30 रुपीज प्लस करना है। तो मेरी फर्स्ट बाइंग कब बनती है? 1252 के बाद बनती है। किसकी? कंजर्वेटिव बायर्स की। कंजर्वेटिव बायर्स की मेरी बाइंग बनती है 1252 के बाद, ओके। 1252 के बाद कंजर्वेटिव बायर्स की बाइंग बनती है। ये देखिए अभी भी कंजर्वेटिव बायर्स की बाइंग बनना स्टार्ट हुई है। और ये देखिए हमेशा याद रखिए, अगर आपको कैलकुलेशंस नहीं करने हैं तो मत करो, कोई बात नहीं है। अगर नहीं आते हैं कैलकुलेशन, ये उनके लिए है जिन्हें कैलकुलेट करके रिवर्सल लेना अच्छा लगता है। नहीं आते हैं तो स्टोचस्टिक से जाओ,
ओके तो सर, अगर ये कैलकुलेशन कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हो, आपका तभी रिवर्सल होगा। याद रखिए, जब ग्रीन कैंडल बनेगी ना, तभी आपका स्टोचस्टिक रिवर्सल लेगा, नहीं तो रिवर्सल नहीं देगा ये। आपको हमेशा याद रखना है। तो आपको अगर ये कैलकुलेशन थोड़ा सा डरावने लग रहा है तो ये मत करना, डायरेक्टली आप इससे चले जा सकते हो। लेकिन ये पता होने चाहिए जब भी आप मार्केट में काम करते हो कि बेसिक मुझे मेरे प्रॉफिट का जो रेंज है उससे 10 या 15% छोड़ के बाइंग बनानी है। क्योंकि और स्टॉप लॉस क्या लगाना है, जो मैंने मेरा फर्स्ट सपोर्ट था वही मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, वही मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब क्लियर है? दो पे किया है हम लोगों ने। यस, किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए अजीत सर, डाउट लिखिए, अभी आगे बढ़ना है क्योंकि अभी हाफ एन आवर ही हमारे पास बचा है। ठीक है, चार्ट ऑन रखी है मैंने। अब नेक्स्ट हमें पढ़नी है हमारी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी। ये जो स्ट्रेटजी पढ़ रहे हो आप, ये भी इंडिकेटर के बेसिस पे ही है, लेकिन ये बाइंग के लिए है। याद रखिए, ये बाइंग के लिए है, ये सेलिंग की स्ट्रेटजी नहीं है। अब सेलिंग की क्यों दे नहीं रहे हैं? सेलिंग में ना बहुत ज्यादा ये लगता है, मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है। आपको करना है तो सेलिंग के लिए कर सकते हो, लेकिन ये हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में बाइंग के लिए यूज करते हैं। शुभम पांचोली सर, इंट्राडे का नहीं है ये स्विंग के लिए रिवर्सल फाइंड आउट करना है। एक काम करते हैं, कल ज्यादा देर तक बैठोगे? जस्ट वन मिनट, मैं आपको आज सेक्टर के रिवर्सल बताती हूँ। स्टोचस्टिक आरएसआई के हम से हम लोग सेक्टर के रिवर्सल कैसे देख सकते हैं। अभी तक रेड लिस्ट तो बनी होगी सबकी, राइट? रेड लिस्ट तो अभी तक बनी होगी सबकी, जो हम लोगों ने रेड लिस्ट बनाई है। उसमें से मुझे क्या देखना है, याद रखिए, जब भी आप रेड लिस्ट की तरफ जाते हो ना, आपको देखना है कि आपकी रेड लिस्ट में आपको सेक्टर आइडेंटिफाई करने हैं। ये एक दिन पहले करके रखोगे या मॉर्निंग में उठ के करोगे तो भी चलेगा आपको। अब यही स्टोचस्टिक कार्य से आपको हेल्प करेगा सेक्टर फाइंड आउट करने में, कि कौन से सेक्टर में रिवर्सल बन रहा है या फिर कौन सा सेक्टर ओवरबॉट जोन में चला गया है। ये आपको हेल्प करेगा। फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको जाना है आपके रेड लिस्ट पे और स्टोचस्टिक लगा देना है। अगर आपको वीकली सेक्टर रियल एनालिसिस करना है तो 1 वीक के चार्ट्स ले लो, सारे सेक्टर के 1 वीक के चार्ट्स ले लो। अगर आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे सेक्टोरियल एनालिसिस करना है, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे डेली के डेली करना है तो डे के चार्ट पे करोगे। ठीक है, याद रखिए, डेली करना है तो डे के चार्ट पे करना है। और सेकेंड, आप कब करोगे, अगर आपको थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टोरियल एनालिसिस करना है तो ये वीकली चार्ट्स पे करोगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट, अभी जब भी यहाँ पे करते हो सेक्टोरियल एनालिसिस तो आपको रेड लिस्ट में जाना है, यहाँ पे स्टोचस्टिक लगा दो। फर्स्ट मेरा कौन सा है, रियलिटी सेक्टर। ये मुझे क्या बताता है, ये देखिए रीएक्युमुलेशन जोन में है रियलिटी सेक्टर, और ये कभी भी रिवर्ट हो सकता है। जो रीएक्युमुलेशन जोन है ये कभी भी रिवर्ट हो सकता है। ये देखिए फर्स्ट सेक्टर है मेरा रियलिटी, जब मैंने यहाँ पे ये किया तो मुझे यहाँ से रियलिटी सेक्टर ओवरबॉट जोन में जाता हुआ दिख रहा है कि ये ओवरबॉट जोन में जाके कभी भी रिवर्ट हो सकता है। तो हम लोग इसे नहीं कंसिडर करेंगे कल के बाइंग के लिए या फिर नेक्स्ट वीक की बाइंग के लिए। अब देखिए एटो सेक्टर भी ओवरबॉट जोन में है। वैसे कल भी हम लोगों ने देखा था कि एटो सेक्टर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है, राइट? इनवर्स हेड एंड शोल्डर हमारा एटो सेक्टर बना रहा है और ये भी ओवरबॉट जोन में जा रहा है। उसके बाद प्राइवेट बैंक्स, ये भी ओवरबॉट जोन में, और प्राइवेट बैंक्स तो इतने जा चुके हैं, ये देखिए रेजिस्टेंस के पास है और ये निगेटिव क्रॉसओवर देने के यहाँ पे है। जस्ट मिनट, जस्ट 1 मिनट गाइस। ये देखिए प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, मतलब प्राइवेट बैंकिंग में कौन आता है, ये एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे प्राइवेट बैंकिंग में आते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये भी ओवरबॉट जोन में जा चुका है। ये निगेटिव क्रॉसओवर भी देने का ट्राई कर रहा है। मतलब अभी हमें प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में बाइंग नहीं करनी है, ये यहाँ से मुझे पता चल जाता है। ये देखिए फाइनेंस सेक्टर, ये भी ओवरबॉट जोन में है। बैंक निफ्टी क्या है, ओवरबॉट जोन में है। यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, ओवरबॉट जोन में है बैंकिंग। उसके बाद पीएसयू बैंक,
फिर से ओवरबॉट जोन में है। मेटल सेक्टर ये रीएक्यूमुलेशन जोन में है, तो हम लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। लिख लीजिए सेक्टर। नेक्स्ट वीक के लिए फर्स्ट आया है हमारा मेटल सेक्टर जो रीएक्यूमुलेशन जोन में है। ओके, रीएक्यूमुलेशन जोन में है मेरा मेटल सेक्टर। उसके बाद निफ्टी, ये देखिए निफ्टी भी रीएक्यूमुलेशन जोन से रिवर्ट कर रहा है। ये देखिए रीएक्यूमुलेशन जोन से ऊपर गया है हमारा निफ्टी। उसके बाद एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी जा चुका है। ओके, तो इसमें भी बाइंग अवॉइड करेंगे। उसके बाद एफएमसीजी, ये देखिए निगेटिव क्रॉसओवर दे रहा है, तो एफएमसीजी को भी अवॉइड करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। उसके बाद मीडिया सेक्टर, ये देखिए मीडिया इज वेरी गुड रिवर्सल, मीडिया सेक्टर में वेरी गुड रिवर्सल है। तो मीडिया सेक्टर के स्टॉक्स कौन से है? फर्स्ट झील, सेकेंड पीवीआर, आइनॉक्स, ये सारे मीडिया सेक्टर के स्टॉक है। आपका सन टीवी वाला स्टॉक, ये 4 स्टॉक को हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए रडार में रखेंगे। इसलिए तो दमन सर झील दिया है आप लोगों को। क्या है? सेक्टर में रिवर्सल है प्लस स्टॉक में भी रिवर्सल है। सेक्टर में रिवर्सल है प्लस स्टॉक में भी रिवर्सल है, मतलब सेक्टर के साथ सुधीर सर स्टॉक भी भागेगा, सेक्टर के साथ हमारा स्टॉक भी भागेगा। उसके बाद ये देखिए हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर में भी रिवर्सल है। ओके, हेल्थ केयर के स्टॉक्स कौन से है? अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर का स्टॉक देख लीजिए, वहां पे रिवर्सल है। ठीक है, मैंने भी कल सुबह कल रात को ही देखा है मैक्स हेल्थ केयर का स्टॉक। उसके बाद आईटी, वेरी गुड रिवर्सल, ये गैप फिल होने वाला है। अगर आईटी सेक्टर का गैप फिल होगा तो इन्फी का भी होगा। आईटी सेक्टर के टॉप लीडर्स कौन से हैं? टीसीएस, इन्फी और आपके विप्रो वाला स्टॉक, ये टॉप लीडर्स है। एचसीएल टेक, तो ये स्टॉक हमें रडार में रखने हैं। उसके बाद फार्मा भी रिवर्सल है, फार्मा भी रिवर्सल है। फार्मा में सन फार्मा रिवर्सल है, फार्मा में सन फार्मा रिवर्सल है। कंजप्शन सेक्टर ओवरसोल्ड है। कमोडिटीज में आपका रिवर्सल बन रहा है, आपका कमोडिटीज में रिवर्सल बन रहा है, लेकिन कमोडिटीज के स्टॉक्स बहुत महंगे होते हैं, तो इसलिए हम लोग नहीं देखेंगे। तो अभी के लिए मेरे लिए सबसे सेफ सेक्टर कौन से आ गए? फर्स्ट आईटी, नेक्स्ट वीक के लिए आईटी, फार्मा और हेल्थ केयर अभी के लिए, और मीडिया। आईटी, फार्मा, हेल्थ केयर और मीडिया मेरे लिए नेक्स्ट वीक के सेक्टर रहेंगे। ओके, मुझे अवॉइड कौन से सेक्टर करने चाहिए? बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, तो हम लोग इसे अवॉइड करेंगे। बैंकिंग, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, तीनों सेक्टर अवॉइड करेंगे। ओके, अभी के लिए। और मेटल सेक्टर में रिवर्सल तो है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की रिवर्सल है, ये रीएक्युमुलेशन फेज वाला रिवर्सल है, तो इसे भी थोड़ा सा हम लोग बाइंग के लिए करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे। ओके, कम करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे। तो अभी के लिए याद रखिए हमारे सेक्टर्स आ चुके हैं। हमारा यस आयुष सर, ओके, हमारा मीडिया, सेकेंड हेल्थ केयर, आईटी और फार्मा, ये नेक्स्ट वीक के आपके सेक्टर्स रहेंगे। ओके, चलिए, इतना क्लियर है सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करने हैं? वीकली देखिए एक बार, क्विकली वीकली भी देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पूरे वीक में कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। अब मुझे क्या करना है? वीकली चार्ट्स पे जाना है। मेरा स्टैटिस्टिक ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा स्टैटिस्टिक ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट पूरे वीक 15 दिन के लिए सेक्टर आइडेंटिफाई करने हैं। ये देखिए, रियलिटी 15 डेज के केसेस में भी ये ओवरबॉट जोन में है, तो इसे भी अवॉइड करना है। हमारा 1 डे पे भी ओवरबॉट जोन में था। ये देखिए, एटो में थोड़ा सा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, एटो में तो थोड़ा सा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे। प्राइवेट बैंकिंग ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में जा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी बैंकिंग वाला पूरा अवॉइड करेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये देखिए फाइनेंस भी आपका यहाँ पे नियर अबाउट ओवरसोल्ड जोन में है। बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में है, तो लास्ट नेक्स्ट 15 डेज के लिए भी हमें इन्हें अवॉइड ही करना है। पीएसयू बैंक, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। पीएसयू बैंक्स कौन से आते हैं? आपका एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे आपके पीएसयू बैंक्स में आते हैं। फेडरल बैंक वाला स्टॉक, तो आप इसे रडार में रख सकते हो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू के लिए मतलब 15 डेज से ऊपर के व्यू के लिए। ये देखिए मेटल सेक्टर, इसे भी रडार में रख सकते हैं, क्योंकि ये हमें वहां पे भी रीएक्युमुलेशन जोन में मिला था और यहाँ पे भी रिवर्सल वाले जोन में मिला है। ओके, उसके बाद एनर्जी अवॉइड करेंगे।
अभी के लिए। एफएमसीजी भी अवॉइड करेंगे। ये देखिए दोनों केसेस में हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में मिला है। मीडिया वहां पे भी मिला था, यहाँ पे भी मिला है। ये देखिए मीडिया हम लोग नेक्स्ट 15 डेज भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, हेल्थ केयर सेक्टर यहाँ पे ओवरबॉट दिखा रहा है, यहाँ पे ओवरबॉट दिखा रहा है और वहां पे रिवर्सल दिखा रहा है। मतलब 2 से 3 दिन के लिए आपका बाइंग पोजीशन बन सकता है, लेकिन बड़े रेंज के लिए बाइंग पोजीशन नहीं बनाना है हेल्थ केयर में। ओके, उसके बाद आईटी यहाँ पे भी रिवर्ट हो रहा है, यहाँ पे भी रिवर्ट हो रहा है डे के चार्ट पे। ओके, डे के सॉरी वीकली चार्ट्स पे भी आईटी रिवर्ट हो रहा है, क्योंकि आईटी बहुत गिर चुका है लास्ट मंथ में। अब ये रिवर्सल दिखाएगा। फार्मा सेम एज आपका, ये थोड़े से रेंज में ही लिया जा सकता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये मुझे ऐसे पता चलेगा। कंजम्पशन ओवरबॉट है। कमोडिटीज में थोड़ी सी बाइंग, जैसे मैंने कहा बड़े रेंज के स्टॉक है, रिवर्सल दिखाते हैं। कमोडिटीज मतलब डिक्सन वगैरह वो वाले स्टॉक, तो ये आपको थोड़ी सी रेंज बड़े रेंज में आती है, तो इसे भी अवॉइड कर लीजिए। तो हमें यहाँ से भी नेक्स्ट वीक के लिए एक तो मेटल मिला, मीडिया मिला और हेल्थ केयर और फार्मा मिला। ओके, और आईटी डन। इतना सब डन कि नेक्स्ट वीक के भी अच्छा मंजुनाथ सर बोले हो गए, डन हो गए। ओके चलिए।